नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज मार्केट्स के अंदर रिकवरी का मोड जरूर है। पहले गिरावट फर्स्ट हाफ में और थोड़ी सी रिकवरी इंडिसेस में लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी है अभी भी, लेकिन 3/4% के आसपास के डिप के साथ इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स, क्योंकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में तमाम जो सेक्टर्स हैं वो दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बीएसई के सभी सेक्टर्स जो है वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आज भी 200 अंक नीचे है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% बिकवाली है। इनफैक्ट आज से ज़्यादा कल से ज़्यादा आज जो है आपको पेन दिखाई पड़ेगा आपके पोर्टफोलियोज में, क्योंकि मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में डैमेज आज ज़्यादा था। तो इसीलिए एक समय पर करीब 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स चला गया था। एडवांस डिक्लाइन 1700 शेयर बिकवाली में है और करीब 475 शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। बीएसई में 2500 शेयर बिकवाली में और रफली 1000 शेयरों में खरीदारी है और एफ&ओ के 150 से ज़्यादा शेयर दबाव के साथ कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक में कल से थोड़ा रिस्पाइट है, लेकिन 7 शेयरों में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। सर्वेन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। उनसे तो हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर, साथ ही साथ बाजार पर भी उनकी एक राय लेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ जुड़ना है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए, यानी आस्क आवाज़ कैश और आस्क आवाज़ एफ&ओ, ये दोनों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और उसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर्वेन नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक चाहूँगा, क्योंकि बाजार में गिरावट हावी थी फर्स्ट हाफ में, थोड़ा रिस्पाइट ज़रूर आया है, लेकिन क्या माने से डेड कैट बाउंस है, कैसे रीड कर रहे हो आप? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, रीडिंग तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो अब इम्पोर्टेंट लोज यहाँ पे टूट गए हैं निफ्टी के 448 के आसपास और बैंक निफ्टी ने भी 46,000 का साइकोलॉजिकल मार्क तोड़ा है। तो ये मान के चलें कि 21,500 जो हम बात करते हैं लास्ट शो में कि 21,500 अब एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो आई थिंक वो टूट गया है। तो शॉर्ट टर्म में भी सेटअप्स अब थोड़े से पलट गए हैं और यहाँ पे अब आप ये देखेंगे कि भी जब इसके पहले मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप्स की बात करते हैं कि जब इवन ईयर साइकिल्स होती है तो यूजुअली जनवरी का महीना देखा गया है कि यूजुअली वो टर्न लाता है। तो अब ये फाइनल टर्न है कि नहीं है, ये तो अब आने वाले 1-2 हफ्ते ही बताएंगे। बट डेफिनेटली आई थिंक ये लास्ट 2 दिन में जो है सेटअप स्टॉक स्पेसिफिक भी और इंडेक्स में और सेक्टोरल इंडाइसेस में भी सेटअप्स थोड़े से लाल हो गए हैं। थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ रुझान अब यहाँ पे टर्न हो रहा है, शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म रिस्क तो हमने जैसे बात की थी कि भाई जनवरी में अब कॉशन डेफिनेटली एडवाइज्ड है। तो आई थिंक अब ये देखना पड़ेगा कि आज जो ये इंपॉर्टेंट 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी में और 21,500 का लेवल निफ्टी में टूटा है, अब इनके बाद आज बंद क्या आते हैं ये बहुत क्रूशियल है और अब इसका फॉलो थ्रू रहता है कि नहीं रहता है कल परसों में, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक चिंता का विषय है और हमेशा से जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जनवरी के महीने में थोड़ा क्वेश्चन हमेशा रखना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट्स बुक करके बैठें और एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर शॉर्ट करना चाहें तो आई थिंक ये सब लेवल्स टूट रहे हैं, तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड के ट्रेड्स भी अब निकल के आ रहे हैं। तो सर्वेंद्र, जो सभी सवाल पूछना चाह रहे हैं, निफ्टी की 2 कंपनियां जो कि मासिवली थ्रैश्ड हुई हैं पिछले 2 दिनों में। पहला है एचडीएफसी बैंक, जहां पर कल तेज़ बिकवाली थी, आज भी 2% 3% का डिक्लाइन है। और दूसरा एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, यहाँ पर भी काफ़ी प्रेशर है आज के सत्र के हिसाब से। तो क्या करें इन दोनों में? अगर किसी को नई पोजीशन लेनी हो तो, कोई इन्वेस्टर हो तो वो क्या करे? देखिए, एचडीएफसी के केस में, दोनों के केस में दोनों थोड़े से वीक कैटेगरी के स्टॉक रह गए, क्योंकि इंडेक्स की 2021-22 के बाद का जो मूव रहा है उसमें एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब 1740-50 के हाईस तब भी लगे थे उनके आसपास और उसके बाद जब भी गया 22-23 में जब भी वहां गया तो हमेशा सेलिंग आई है। तो जब आप किसी बड़े स्टॉक को, चाहे जैसे आपने बोला एलटीआईएम हो या एचडीएफसी बैंक हो, जब इन बड़े स्टॉक्स को आप बढ़ने से रोक देते हो, उसका एक ही और एक कारण रहता है कि फिजिकल डिलीवरीज कहीं पे कोई डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से एचडीएफसी बैंक 1750 नहीं निकाल पा रहा, बार बार जाके वहां 3-4 बार फेल हो चुका और एलटीआईएम तो अपना 2021 का हाई भी अभी तक नहीं निकाल पा रहा है, जो कि मैं देख पा रहा हूं। तो आई थिंक दोनों थोड़ा सा नरम स्टॉक है, तो इनसे एक्सपेक्टेड था कि अगर डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो इन्हीं में आएगा जो कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेरा थॉट तो यही है कि देखिए, जिस तरह की ये सेलिंग दोनों में आई है, आपको वेट तो करना पड़ेगा। इमीडिएटली आज और कल में व्यू उठाना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं और 5-7% और गिरावट डेफिनेटली इन दोनों नामों में पॉसिबल रह सकती है नीचे में। जी, तो कहीं भी अभी एटलीस्ट सर्वेंद्र मान रहे थोड़ी गिरावट रहेगी, तो आप कहीं और पिक कर लें सिचुएशंस, ये उनकी राय है। अब चले कुछ सवालों पर भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके सवालों को लेकर। पहले कोलकाता चलते हैं, वहाँ पे अभिजीत दत्ता साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दत्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर।
माझगांव डॉक का 20 से आया है, 115 रुपया में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ। ओके, तो सर्वेंद्र 2150 रुपए के दाम पर माझगांव डॉक के शेयर हैं इनके पास, करीब 20 शेयर हैं, अभी 2300 रुपए चल रहा है, सो फार प्रॉफिट में है। लेकिन माझगांव डॉक उन्हीं में से एक है जो बहुत एग्जॉर्बिडेंटली चला भी है, तो क्या करना चाहिए इनको? नहीं, देखिए, आई थिंक लॉन्ग टर्म रिस्क में बड़ा लेट आ गए हैं। ट्रेड में भी, स्टॉक में भी सही हो, बट हर बार ये जरूरी होता है कि आपने लिया कब है। तो आई थिंक टाइमिंग वाइज इनकी टाइमिंग थोड़ी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और लॉन्ग टर्म अब रिस्क रिवॉर्ड अगर मुझे बोलेंगे तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर घटना है तो 200, अगर बाजार ने आज बड़े बड़े स्टॉक अगर अपने 200 डे एवरेज अब रिविजिट कर रहे हैं तो इसका 200 डे 1700 के आसपास है, तो आई थिंक वो रिस्क हो जाता है। जब इंडेक्स उसके आसपास पहुंचेगा, बड़े बड़े स्टॉक्स उसको तोड़ रहे हैं, एशियन पेंट्स और ये काफी सारे नाम मुझे आज जो दिख रहे हैं जो अपने 200 डे एवरेजेस तोड़ रहे हैं, अच्छे नाम। तो रोटेशन में एक एक करके सबका नंबर लगता है, ऐसा हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। तो आई थिंक इसमें रिस्क है 1700 रुपए तक का, जब आप ये लॉन्ग टर्म बातें कर रहे हैं। तो 12-18 महीने प्लस की अगर होराइजन में आप देखें तो यहाँ 1700 रुपए तक का रिस्क है। अगर उतने रिस्क से ये इनको तकलीफ नहीं है और उससे इनको प्रॉब्लम नहीं होती तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। मुझे लगता है अगर ब्रेकआउट्स यहाँ से हो गए, कोशिश कर रहा है और बहुत मशक्कत कर रहा है 2400-2500 निकालने की, राउंड फिगर एक 2500 का लेवल है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। और पूरा 2021 22-23 में उसने कोशिश की है, 23 में 2 बार कोशिश की कि उसको निकाले, अभी तक निकाल नहीं पाया। तो नया समीकरण तो 2500 के ऊपर ही इसका डेवलप होगा। इन द मीन टाइम मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि 1500 से लेके 2500 तक की यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज रहने वाली है, और ब्रेकआउट जब होंगे तभी इनके पैसे बनेंगे, नहीं तो इनको 6-12 महीने वेट करना पड़ सकता है। जी, तो आप को रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से दत्ता साहब कामकाज कर सकते हैं। अब शिवम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं आगरा यूपी से बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार। सर जय श्री राम। जय श्री राम। गुप्ता जी क्या सवाल है? सर मैंने पेटीएम लिए हुए हैं 500 शेयर 715 रुपए की रेट पे। ओके सर मैं 1 साल के लिए और अगर कितना समय इसको आप दे सकते हैं? तो सर मैं अगर 1 साल के लिए इसको रखूं तो कितना में उसको रिटर्न मिल सकता है? ओके सर्वेंद्र, पेटीएम लार्ज अंडर परफॉर्मेंस, इशू प्राइस 2150 या 2100 रुपए की रेंज में, और उसके बाद के कहीं 400 रुपए के आसपास के लोज, रिकवरी 700 रुपए। कल कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी थे। क्या करना चाहिए ना? 715 पे खरीदारी है, सो फार 18 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन ये 1 साल दे सकते हैं। क्या टारगेट देख रहे हो आप? देखिए, डेटा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए उतना है नहीं, मेरे पास 2.5-3 साल का ही डेटा है, और उसमें भी जो सेटअप्स बने हैं उसमें ब्रॉडली पहले एक रेंज रही थी और नीचे में तकरीबन 500 और ऊपर में आप देखें तो तकरीबन 1000 रुपए की इसकी रेंज रही हुई है। देखिए, अभी केस इन पॉइंट ये जो सेलिंग आई है ये एग्जैक्टली आज ये जो पुल बैक खत्म हो रहा है इसका लास्ट 2 दिन में, वो अपने 200 दिन के लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही से इसको प्रेशर आ रहा है। तो जो अभी मैं इसके पहले जो हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि 200 डे अब एक लॉन्ग टर्म एवरेज है, सब लोग उसको देखते हैं और देखना भी चाहिए। तो आई थिंक अगर उसके ऊपर जब तक रिगेन नहीं कर पा रहा है तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और स्ट्रेंथ रहेगी। आई थिंक तकरीबन 800 रुपए के आसपास वो एवरेज है, 775-780 के आसपास है वो एवरेज। जब तक उसके ऊपर टिकता नहीं है आई थिंक नए समीकरण यहाँ नहीं बनेंगे। और इन द मीन टाइम जो पीछे से मूव चला है आपका, जो एक बढ़िया मूव इसने दिया है, जहां तकरीबन 600 रुपए से चला है, आई थिंक उसका एक करेक्शन चल रहा है और उस करेक्शन में ये 680-690 तक भी आ सकता है। जी, 680-690 तक भी ये आ सकता है, ये एक राय आपको सर्वेंद्र की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बार जरा टीसीएस लेकर आइए, क्योंकि आज आईटी में रिकवरी तो नहीं है, लेकिन हाँ टीसीएस ने एक कमान संभाली है बाजार को रिकवर करने के लिए। वहाँ पर लोअर लेवल से कुछ हद तक रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है, बहुत तो नहीं है, लेकिन ये स्टॉक वापस हरे निशान में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट इसने मार्केट को ज़रूर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जो हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं उनको भी ले लेते हैं। एक सवाल बिरेश्वर पॉल साहब का आया है, इनके पास टाइटन की कॉल है 3800 की 33 रुपये के दाम पर। सर्वेंद्र क्या करना चाहिए टाइटन केस में? इनके पास खरीदारी है 3800 की कॉल के अंदर। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी आप प्ले होते हुए देख रहे हो आगे भी अभी? देखिए हाल फिलहाल लिया तो मुझे मालूम नहीं, अगर पहले से लिया होगा तो आई थिंक 2-3 दिन तक तो ये प्रॉफिट में रहे होंगे, तो इनको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट पे थोड़ा रहे होंगे, या मे बी 10-12 रुपए प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि मुझे हाईस तो दिख रहे हैं इसके 3860 तक के दिख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा इनका बन रहा होगा।
अभी मेरी राय यही रहेगी कि भाई अब टाइम वैल्यू इनकी बहुत फास्ट इरोड होगी। बाजार में जिस तरह का रुझान अभी बन गया है, नेक्स्ट 2-3 दिन प्रेशर रह सकते हैं। इस स्टॉक को भी आई थिंक 38-50 के आसपास अच्छी सप्लाईज आई हैं। तो प्योरली फ्रॉम दैट एंगल की ना, इनके पास एक्सपायरी वाला कॉल है और एक हफ्ता ही इनके पास बाकी है। आई थिंक इनको कहीं एक स्टॉप लॉस भी इसमें लगा के रखना चाहिए 28 रुपए के आसपास, जो मुझे अभी एक मोटा मोटी दिख रहा है। और फिलहाल ट्रेड में बने रहे और देखें, अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में रिकवरी होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से उछालों में निकलने की कोशिश करें। वैसे भी विद टाइम इनका प्रीमियम भी धीरे धीरे वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो भी बात इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, एक सवाल अब हमारे से बातचीत करने के लिए रोहित जी मौजूद है गुरुग्राम से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास ब्रेजिंग कॉर्प के 25 शेयर्स हैं। 2017 में मैंने खरीदा था 880 के लेवल पे। अभी 849 के आसपास है, तो क्या मैं इस इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो आपकी खरीदारी 2017 से है, राइट? हाँ, दिसंबर में खरीदा। इनफैक्ट 6 साल वेट किया आपने, एक लंबा अंतराल दिया इसको। क्या करना चाहिए सर्वेंद्र? मतलब पीएसयू का दूसरा पार्ट ये भी है, जिनको ये लगता है कि एक तरफा तेज़ी आई है, उनके लिए ये भी एक लेसन है कि बहुत लंबे समय बाद पीएसयू में वापस तेज़ी आई है। सो बहुत सारे शेयर तो अभी भी उन लेवल्स पे नहीं पहुंचे जहां वो कुछ समय पहले तक थे। एनीवेज, ड्रेजिंग पे इनकी खरीदारी है 880 रुपये के दाम पर, और बहुत लंबे समय वेट करने के बाद वही दाम आया है। क्या करना चाहिए ना? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा केस स्टडी है ये। ड्रेजिंग का नाम आया तो मैं भी इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए बीएसपी 500 जो एक बड़ा अच्छा क्वालिटी यूनिवर्स है, उसके भी 10-15% स्टॉक ऐसे हैं जो अभी तक 2017-18 के हाईज नहीं निकाल पाए हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन उनमें से है। और मैं इनको एक डेटा पॉइंट दे दूं कि इसका ऑल टाइम हाई 2007 का है। इसका ऑल टाइम हाई 2007 में बना था और वो तकरीबन 1355 के आसपास था। तो ये अभी बहुत दूर है और बहुत अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रही है। कारण तो बाजार को मालूम होंगे, बट प्राइस वाइज बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है। और अभी इनको मैं टच पॉइंट दे दूं कि भाई 17 का हाई भी इसका भी निकला नहीं है, जो कि 922 के आसपास है। तो आई थिंक नया मोमेंटम, नई जान, नया कुछ इसमें और डेवलप होने के लिए आई थिंक 922-925 वो लेवल्स का डिसाइसिव ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट्स पे होना जरूरी पड़ेगा। नहीं तो आप यही मान के चलिए कि जो इसकी रेंज बनी है लास्ट 12-15 साल की, वो है 200 रुपए से लेके तकरीबन 900 रुपए तक। तो आई थिंक 200 से 900 की एक ब्रॉड रेंज रही है 12-15 सालों में। वो रेंज जब ब्रेकआउट होगी तभी सोचेंगे, अन्यथा आई थिंक इसी के अंदर सीमित रहेगा। मेरी राय यही रहेगी कि 900-920 के अगर लेवल आए और वहां लगे कि थोड़ा प्रेशर है, तो एक बार थोड़ा मुनाफा बांधें और ब्रेकआउट का इंतजार करें नया कमिटमेंट करने के लिए। तो आपको 900 साढ़े 900 के आसपास कहीं मिले तो आप एक बार थोड़ा सा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन अभी पीएसयू रैली है तो आप उसका ज़रा इस्तेमाल अकॉर्डिंगली करिएगा। जयपुर चलते हैं, जगन बेदी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। बेदी साहब नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। जगन बेदी फ्रॉम जोधपुर। जी, जोधपुर। अच्छा, तो बेदी साहब क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, सुजलॉन मैंने 6 रुपए में लिया था, 1000 शेयर है मेरे पास में। तो अभी उसको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या उसको और रुकूं मैं उसके लिए? तो बेदी साहब, जब 6 रुपये सुजलॉन आया था तब आपने क्या सोच के इसमें उस समय पैसा डाला था? क्या आपको मतलब मंशा क्या थी उस समय आपकी? मंशा कुछ नहीं, अच्छा शेयर था और ये न्यूज़ थी कि ऑर्डर्स वगैरह और उसके पास में अच्छा काम है अभी और ये ऊपर और आगे जाएगा। तो मैंने देखा 6 से फिर ये 8 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, तो उसको मैंने जो है वो उस हिसाब से लिया था। होल्ड मतलब रखा। हम 3-4 फ्रेंड्स करते हैं एक साथ में, तो उस हिसाब से उसको लिया ओके। था हमने। क्योंकि उसके पास कुछ ऑर्डर्स वगैरह और अच्छे अच्छे थे, चलिए, तो उसको देख के। जी सर। इनफैक्ट बढ़िया आपको प्रॉफिट भी हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। सर्वेंद्र, क्या राय रखते हो आप अपनी पोजीशन की? अगर ये 100 शेयर या 200 शेयर निकाल देंगे तो बचे हुए सारे शेयर इनके फ्री के हैं। सो ऐसे होल्ड करें या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें? क्या करें सुजलॉन में? जी देखिए, अभी जैसे हमने ड्रेजिंग की बात की, यहाँ पे ये शेयर था जो 6 साल तक 2 रुपए से लेके 12 रुपए की रेंज में रहा, और जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए कि क्या शानदार ब्रेकआउट 23 में ही हुआ है। और 23 में आई थिंक सेकेंड हाफ, आई थिंक 5वें-6ठे महीने में जो ब्रेकआउट्स हुए, तो आप देखिए कि तकरीबन 7-8 महीनों में स्टॉक ने क्या बढ़िया 3-4 गुना का रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे बड़ी रेंजेस के ब्रेकआउट्स आई थिंक ये लकी हैं कि इन्होंने रेंज के लोअर एंड पे लिया और अब ये ब्रेकआउट खेल रहे हैं।
बट जैसे आपने बोला, मेरी भी राय यही रहेगी कि इसको अगर आप देखें तो तकरीबन इसका एक कंजेशन जोन बना था जब इनिशियली 2009 के आसपास, वो भी इन्हीं एरियाज के आसपास था जब उसने पहला जब लो मारा था। तो आई थिंक मेरा थॉट यही है कि इसके पहले भी 48-40 के लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं हिस्टोरिकली। थॉट मेरा भी यही रहेगा कि थोड़ी क्वांटिटी अगर बेच लेंगे, 1/5 क्वांटिटी भी बेच लेंगे तो थोड़ा मुनाफा भी घर में आ जाएगा और रिमेनिंग शेयर्स भी इनके फ्री हो जाएंगे। फिर ये इसको निश्चिंत होकर होल्ड कर सकते हैं और डेफिनेटली इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इनके पास मार्जिन बहुत अच्छा है तो ये डीप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तकरीबन 28-29 रुपए के पास अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मेरा मानना है कि ट्रिगर नहीं होना चाहिए इस साल में आइडियली। तो यहाँ पर आपको राय यही दी गई है कि आप थोड़ा पैसा निकाल लें, कॉस्ट को निकाल लें और बाकी शेयरों में बने रहें। आप एक और हेल्पलाइन भी देख रहे हैं आज, जहाँ पर 7045220000 इस हेल्पलाइन के ज़रिए आज आप 1 बजे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है बाज़ार की इस गिरावट में, आपको लग रहा है कि आपको कुछ रणनीति जाननी है मिड मार्केट में, तो आज आप अनुज के साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पर। तो आप आवाज़ की हेल्पलाइन पे 1 बजे आज हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक और कॉलर शो आज खास बाजार की गिरावट को देखते हुए आपके सामने रखा गया है। तो 7045220000 इसके ज़रिए आज आप आवाज़ का हिस्सा बन सकते हैं एक बार फिर से। इसके अलावा एक बारी ज़रा कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहे हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। जो एक सवाल आया है जय भानु साहब का, इनके पास IEX के शेयर हैं 170 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए सर्वेंद्र? IEX 2 दिनों में शेयर 15-17% के आसपास वाइप आउट हो चुका है, क्या करना चाहिए ना? देखिए, हमेशा से जो मैंने स्टॉक के लिए मेंटेन किया है कि बहुत हाई बीटा और बहुत न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है। सबके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से नहीं है। अगर इन्होंने लिया है और ये मानते हैं कि इनका रिस्क प्रोफाइल है तो इन्होंने लिया होगा आई थिंक। बट फिलहाल आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेट सेल ऑफ है और मैं मान के यही चलूंगा कि जो पुरानी रेंज है जो बनी हुई है यहाँ पे भी 2.5-3 साल से, वो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो एक 165 से लेके नीचे में 125-30 तक की एक रेंज है। तो आई थिंक मोटा मोटी 125 टू 165 की रेंज है और जिस तरह का सेलिंग आई है, लग तो रहा है कि रेंज के लोअर एंड की तरफ एक बार रिटेस्ट डेफिनेटली होगा। फिर वो रेंज होल्ड होगी कि नहीं होगी नीचे में वो देखेंगे, बट फिलहाल लगता है कि 125-130 की तरफ जा रहा है। 125-130 की तरफ ही जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल आया हुआ है अरुण जी का। उनके पास टाटा पावर की एक कॉल है, एक लॉट है। उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि किस स्ट्राइक की कॉल है, लेकिन टाटा पावर में कॉल है ये लिखा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो टाटा पावर की चार्ट को? देखिए, स्ट्राइक नहीं है तो इनको बताना तो मुश्किल होगा, बट यहाँ पे टाटा पावर के ओवरऑल प्राइस सेटअप पे हम बात कर लेते हैं। आई थिंक ये वीक इसका अब एक नेगेटिव क्लोज आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अज्यूमिंग कि ये यहीं पे बंद होता है कल, अभी एक दिन और बाकी है, आज का दिन और एक दिन और बाकी है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की सेलिंग रही है इसमें पॉसिबली एक वीकली नेगेटिव क्लोज अगर आ गया तो आई थिंक डेफिनेटली एक छोटा करेक्शन उसकी वजह से एक अनफोल्ड हो जाएगा। स्टॉक तो एक अच्छा ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि एक छोटा करेक्शन जो टाटा पावर को 311 की तरफ लेके जाएगा। तो आई थिंक कॉल अगर इनके पास है तो निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते 15 दिन मुझे लगता है कि 310-315 के लेवल्स यहाँ नीचे में डेफिनेटली आ सकते हैं। 310-315 के लेवल्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक सवाल आया है टाटा टेक को लेकर भी, जहां पे मनोज गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास 1252 रुपए के दाम पर 30 शेयर हैं। टाटा टेक अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे कामकाज कर रहा है, 1200 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और कल तक ये 1100 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा था। कैसे रीड कर रहे हो आप टाटा टेक को, क्या करें? नहीं सुमित जी, देखिए यहाँ तो बहुत ही डेटा का अभाव है, यहाँ तो कुछ बोल पाना भी बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही रिसेंट प्राइस चार्ट्स बन रहे हैं इसके, बहुत ही कम डेटा है। ओके, तो तीर्था दास का साहब का सवाल का जवाब दे दीजिए। इन्होंने ग्रैन्यूल्स इंडिया ले रखा है 340 रुपए के दाम पर, 1 साल पहले से ले रखा है, अभी क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे ट्रेड में बने रहें। फार्मा इंडेक्स एक डिफेंसिव प्लेस में जब बाजार गिरता है तो डिफेंसिव प्लेस में थोड़ी बहुत पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे हैं, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें 400 के नीचे। तो आई थिंक 394 का एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। और एक से तकरीबन 15 दिन से लेके 1 महीना और दे दें इस ट्रेड को, उसके बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। 394 इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अशफाक साहब ने एक सवाल भेजा है। इनके पास नवीन फ्लोरीन है 3517 रुपए के दाम पर और 150 क्वांटिटी है।
क्या करना चाहिए? ये भी एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल के इवेंट्स के बीच में, क्या करें? देखिए, अगर इन्होंने हाल फिलहाल में लिया है तो बहुत मतलब हाल फिलहाल में लिया है तो ठीक है, इन द सेंस कि अभी ये जो इसके इंपॉर्टेंट लोज बने हैं पीछे तकरीबन 3300 के आसपास, एग्जैक्ट मैं नंबर बोल देता हूँ, आई थिंक वो लो अब यहाँ से क्रिटिकल हो जाता है। मुझे जो 3356, तो आई थिंक अब इनके लिए वही एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वो लोज अगर टूटेंगे तो ये हाई बीटा स्टॉक है और अपने लंबी अवधि के एवरेजेस को तोड़ के बैठा हुआ है। वहीं से इस बार की जो सेलिंग आई है एग्जैक्टली वहीं से आई है, 4000 के नीचे से, जहां पे इसके एवरेजेस थे। तो आई थिंक लो टूटेगा तो और एक और पेन इसको, और एक 5 से 7% का और एक पेन यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस केस में आपको कहीं 3100 के लेवल्स आते हुए भी दिख जाएंगे। तो आई थिंक 3358 पे एक स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल ट्रेड को होल्ड कर लें और उछालों में यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। भाव आए, भाव से 10-20 रुपए ऊपर मिले तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। जी, तो भाव आए, थोड़ा ऊपर के लेवल्स आए तो आप निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है। स्वप्निल जी का एक सवाल है, इनके पास रिलायंस पावर के शेयर हैं, करीब करीब 28,900 शेयर हैं, नहीं 28 रुपए के दाम पे शायद 1000 शेयर हैं। क्या करना चाहिए इन्हें, सर्वेंद्र? आई थिंक पावर प्ले के हिसाब से इसमें आए हैं, सारे पावर कंपनीज चली, और ये भी काफी चला है, 12 रुपए से चला हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा ये भी इस ट्रेड में लेट आए हैं, बट एक वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट है, एक अच्छा वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट है, और अगर आप देखें तो डिलीवरीज भी गई हैं। तो आई थिंक जब इन्होंने ट्रेड कर लिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपने ट्रेड कर ही लिया है तो आप इसको यहाँ पे सेटअप्स अच्छे हैं, पीछे वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं, इसको आप टाइम दे दें, जैसे मैंने बोला 15 दिन से 1 महीना और दे दें, और ऊपर के लेवल्स में मुझे लगता है कि 33-35 के लेवल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर उन टारगेट्स के लिए ट्रेड करना है तो एक 25 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में बने रहें और नेक्स्ट ब्रेकआउट्स का वेट कर लें। जी, सर्वेंद्र, एक चीज़ और जानने से पहले एक सवाल पूछा है प्रवीण साहब ने कि इस करेक्शन में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कोई भी एक नाम अगर आप मेंशन कर पाए तो। जब अभी तो ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है सुमित जी, और इवन ईयर्स की साइकिल जब आती है तो हमने डिस्कस किया है पहले शोज पे कि भाई इवन ईयर के साइकिल में एवरेज 25 से 30% इंडेक्स गिरता है, तो स्टॉक्स प्रॉब्ली उससे ज्यादा भी गिर सकते हैं। तो पूरी लिस्ट तैयार होगी और हम इसी शो पे, इसी चैनल पे आके दे भी देंगे, बट फिलहाल आई थिंक उसका टाइम नहीं आया है, तो मैं अभी माफी चाहूंगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी, और साथ ही साथ बाजार पे भी अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स के अंदर लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आई है। अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो आपको अभी भी लाल निशान में ही इंडिसेस दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन के जरिए। ये एक और टोल फ्री नंबर जो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि 1 बजे भी आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ये मार्केट की रिकवरी, 0.5% के आसपास का डिक्लाइन, 21,464 465 के जोन्स में निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, पहले कंपैरिजन में डिक्लाइंस थोड़े कम हुए हैं, एडवांसेस थोड़े से बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बेटर साइड पे थोड़ा मार्केट्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता सावंत के साथ। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।